क्लास हुई है वो हमारी हुई थी आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले रोग। उसमें हमने मोबाइल फोन, नहाना, खाना, पीना, दवा और सोने के बारे में बात किए थे। इसमें दवा के बारे में बहुत डीपली बात नहीं हुई थी कि दवा के कारण कैसे हमको रोग पैदा होता है। उसके बारे में हम एक अलग से ही एक टॉपिक लेंगे दवा के बारे में, वो होगा। और उसके बाद रोगों के वास्तविक कारण के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले था नमक जो हम खाते हैं। नमक, चीनी, तेल, चाय, और चाय हुआ था कल, टूथपेस्ट हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी। अब हम बात करेंगे साबुन पे। साबुन पे भी हमने हल्का सा बताया था, शायद नहाने में आया था। तो स्टार्ट करते हैं हम। साबुन भी हमें बीमार करने में साबुन का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे है? साबुन से जब हम नहाते हैं तो उसका जो पानी होता है उसका पीएच बैलेंस जो होता है वो 3.8 के करीब आ जाता है। साबुन जिस पानी में घोल दिया जाए और उस पानी का अगर आप पीएच बैलेंस चेक करेंगे तो इतना ही रहेगा। कोई साबुन अच्छा होगा, कोई थोड़ा खराब होगा तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिसबैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पीएच बैलेंस में, जो कि हमारी बॉडी आवाज सबको क्लियर है? जी प्रभु। हाँ क्लियर है। तो साबुन का ये है। और आप सब ये नोट कीजिए, पीएच बैलेंस, अगर पानी का पीएच बैलेंस कम होगा तो उससे नुकसान क्या होता है, वो हमारी बॉडी को अंदर धीरे 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 खत्म करना स्टार्ट कर देता है। कैंसर, आंतों का जो कैंसर हो रहा है, लीवर का कैंसर, ये सब के सब पीएच बैलेंस कम होने के कारण हो रहा है। जॉइंट पेन जो होता है, गठिया, पानी का पीएच बैलेंस कम होने के कारण हो रहा है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। और इसलिए साबुन का प्रयोग कम करें। अब आप सोचेंगे कि जो साबुन हम यूज करते हैं उसको पीते तो है नहीं। आप एक, जहां हम सब नहाते हैं, आप सबको पहले भी बताया था, पानी हम वहीं का पीते हैं क्योंकि वहीं रहते हैं। अपने घर में रह रहे हैं तो वहीं नहाएंगे, वहीं का पानी पिएंगे। तो जिस जगह हमने नहाया वो पानी क्या हुआ, वो धीरे धीरे धरती में गया, फिर से वो रिपीट होके समरसीबल के थ्रू या मोटर के थ्रू जैसे भी वो साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साबुन की जगह हमें प्रयोग क्या करना चाहिए वो आप सबको बताया था, कल बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। बेसन होगा 1 किलो, उसमें 10 ग्राम हल्दी। हल्दी आपने अच्छी लेनी है, पाउडर ना ले आए, ऐसे खड़ी हल्दी कूट के ले आए उसका पाउडर बना ले तो ज्यादा अच्छा है। और चंदन पाउडर, मुलेठी पाउडर, आंवले का पाउडर, और गुलाब की पत्तियों का अगर चूरा वगैरह आप डालना चाहते हो तो वो आप जितना बेटर बनाना चाहते हो, जो बजट आपका लगता है उसको करते रहें। तो साबुन का प्रयोग बंद कर दीजिए बिल्कुल। आप हाथ धोने के लिए भी साबुन का प्रयोग ना कीजिए। आप हाथ धोने के लिए आप राख का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। और आप बर्तन भी धोते हैं ना, ज्यादातर स्टोन पत्थरी आजकल इसी कारण होता है, जो हम डिश वॉश यूज करते हैं, बर्तन धोते हैं जो, तो वो उसमें ज्यादातर चूना ऐसा मिला होता है जो उसको पकड़ के रखता है और छोड़ता नहीं। और कभी भी देखिए, आप बर्तन धो के रख दीजिए, दोबारा भी अगर उसमें पानी मारोगे तो आपको झाग दिखेगी। तो क्या है, अगर हम कभी भी खाते हैं तो वो पानी, मतलब पानी के साथ या जो भी खाने के साथ वो चीज हमारी बॉडी में जाता है और हमको नुकसान पहुंचाता है। आप 2 गिलास लीजिए या 2 कटोरी, कुछ भी 2 बर्तन ले लीजिए। हाँ, 2 आपने बर्तन लेना है, उसमें आपने दोनों को साबुन से धोना है। एक को साबुन से धोजिए, एक को आप राख से धो दीजिए और दोनों को पानी में डुबा के निकालिए। जो राख से धोया है या मिट्टी से जिसको आपने साफ किया है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, मतलब उसपे एक बूंद भी आपको पानी लगा नहीं मिलेगा।
और जो दूसरा है उसपे आपको पानी लगा मिलेगा। आपने नोट किया होगा, आप सब जो बर्तन घर में धोते हैं तो उसपे पानी हमेशा लगा रहता है। तो पानी हमेशा लगा रहता है, उससे क्या है, आप जब ध्यान दोगे तो उसमें कुछ ऐसे कण होते हैं जो पानी को पकड़ के रखते हैं, और जब बिल्कुल बर्तन साफ होगा, बिल्कुल क्लीन होगा, उसमें तेल का कोई भी कण नहीं होगा, तो डायरेक्ट पानी नीचे जाएगा। तो ये आप प्रयोग करके देखना। तो हो सके आप राख से ही अगर अपना बर्तन धोते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक नुकसान ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि आपकी नाली जाम हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। बट आप अगर ऐसा लगता है तो आप बर्तन को बाहर धो के देखिए, बट कोशिश कीजिए कि बर्तन में इसका प्रयोग ना करें साबुनों का। और जो बीमार है, किसी को पेट की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही ना करें। ऐसे अभी तो मुमकिन नहीं है जो मैं बातें बता रहा हूँ, बट 2-4 सालों में, 5 सालों में ये करना ही पड़ेगा। उसका कारण क्या है, WHO की सर्च रिपोर्ट आई है कि 2025 तक 87%, 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। और आसपास में आप सब देखोगे पिछले 2 सालों के अंदर अंदर ज्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो कैंसर के कारण ही हो रही हैं। तो इन सब में इन चीजों का योगदान है। आप छोटा मिलके ये आप सबको ये सारी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर हमको बच के रहना है तो ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। और कई लोगों ने घर में अब छोटे छोटे फूल पौधे लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं, तो उनका कहना है कि हमारे तो घर की है, बट आप फिर भी साबुन का प्रयोग तो कर ही रहे हो, वहीं का पानी वहां जा रहा है। ये सारी चीजें आपको नुकसान धीरे धीरे करेंगे ही करेंगे। अब अगला एक चीज है जो सबके घर में, लगभग शहरों में तो 70% लोगों के घर पे लगा ही है, आरओ वाटर। आरओ जो लगा है वो बहुत ही नुकसानदायक है। WHO का ही कहना है कि जिसके घर 2 साल लगातार आरओ का पानी पिया जाता है उनको गैस की समस्या हो जाती है, और जिसको गैस की समस्या हो गई धीरे धीरे उनको ज्वाइंट पेन वगैरह सब कुछ होना ही होना है। और आपको एक बड़ी बात ये बताता हूँ, आरओ के पानी में सभी तरीके के पानी के मिनरल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो वो पानी सिर्फ और सिर्फ एक हवा की तरह होता है जो बॉडी में जाके गैस ही पैदा करता है, ना कि वो आपको ताकत देती है कुछ और। आप ये सोचिए कि 2 देशों में युद्ध छिड़ा है, एक के पास सेना कम पड़ने लग गई और उसने किसी दूसरे देश से मदद मांगी कि आप मुझे मदद के लिए कुछ सेना भेज दीजिए। उन्होंने डन कर दिया कि हाँ हम सेना भेज रहे हैं, और 5 उन्होंने जहाज भेजी आपके पास। और ये सोचिए कि वो सिर्फ जहाज में सिर्फ जहाज आई और उसमें कोई आदमी नहीं आया, कोई गोला कोई बारूद नहीं आया, तो क्या आपका बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऊपर से नुकसान ही ये होगा कि उनका भी किराया वगैरह आपको देना पड़ेगा ना। उसी तरीके से ये होता है कि जब लीवर खाने खूने को पचा के थका रहता है, उसकी ताकत कम उसको महसूस होती है, तो पानी की डिमांड करता है। और हम पानी लिए और पानी सिर्फ उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं आया, कोई उसमें और तत्व नहीं मिले, तो क्या होगा आपके बॉडी के साथ? वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा भार झेलना पड़ेगा आपके शरीर को, और उसके बदले में आपके शरीर को कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, अगर हम आरओ का पानी नहीं पीते तो हमारे शहर में गंदा पानी आता है, या हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां पे, तो आप सब लगभग 4-5 स्टेट के लोग अभी ग्रुप में बैठे हैं, कोई यूपी से, पंजाब से, झारखंड, बिहार, कोलकाता से, है ना। तो लगभग मैं आप सबको बताता हूँ, मैं जिन जगहों पे घूमा हूँ 2-3 ही जगह ऐसे हैं जिनका पानी बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कोलकाता का पानी और मुंबई का, और तीसरे नंबर पे दिल्ली का पानी। ये उतना अच्छा नहीं है, बाकी लगभग हर जगह का पानी पीने लायक तो है। पर फिर भी अगर आप सब चाहते हैं कि अगर आपका अपना घर है, अपनी आपकी पर्सनल टंकी है, तो आप सब कीजिए क्या, सिर्फ टैंकी में एक बार लाइफ टाइम के लिए एक बार जामुन की मोटी सी लकड़ी, जामुन की लकड़ी आप डाल दीजिए अपने टंकी में और भूल जाइए। सारी जिंदगी आपको अच्छा ताजा स्वस्थ ही पानी मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई भी पानी से नुकसान नहीं होगा और बेनिफिट ही देके जाएगी। अगर किसी को गैस की समस्या है, एसिड की समस्या है, कुछ भी है, तो ये आपको बढ़ावा ही देके जाएगी। तो कृपा करके आप सब ये प्रयोग करके देखिए। आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं करना चाहते तो जामुन की छोटी सी लकड़ मंगा लीजिए, और करना क्या है, आप अपने घर में कैंपर जो होता है जिसमें पानी रखा जाता है,
जग हो, कोई बाल्टी हो, कोई घड़ा हो, तो उसमें डाल के देखिए आप ये चीज को, जामुन की लकड़ी को, वो बिल्कुल फिल्टर कर देगा। पुराने समय के कुछ जो, अगर आपके घर में दादाजी हों, उनसे आप पूछिए, जब कुएं बनते थे तो कुएं में जामुन की लकड़ी की चक्की डाली जाती थी, फिक्स अंदर फिक्स कर देते थे। तो आप सब देखिए, कुएं में छिपकली भी गिर जाती है, सांप भी होते हैं, मछलियां भी होती हैं, डड्डू मेढक सब कुछ होता है, पर वहां का पानी कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। कभी सुना नहीं होगा आपने कि कुएं का पानी पी के कोई मर गया, कुएं का पानी पी के किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता था। क्यों? रीजन ये था कि उसके अंदर एक ऐसा फिल्टर लगाया है कि वो हमेशा 24 घंटे 12 महीने अपने आप को फिल्टर करता है। जामुन की लकड़ी कमजोर होती है, कमजोर होने के बावजूद भी नाव के नीचे सिर्फ जामुन की ही लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। उसका मेन रीजन ये था कि जामुन की लकड़ी कभी भी सड़ती नहीं है पानी में, सारी जिंदगी वो पानी में पड़ी रहेगी, सड़ेगी नहीं। तो इसलिए नाव के जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो जामुन की लकड़ी का बनाया जाता है। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि नाव जहां जहां से गुजरेगी वहां का पानी साफ करते जाएगी। ऐसे भी चलता पानी खराब नहीं होता, पर फिर भी ये प्रयोग किया जाता था ताकि सफाई भी होती रहे और कभी लकड़ खराब भी ना हो। तो इसीलिए आप सब जामुन की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं कोलकाता गया था क्लास लेने, तो वहां के पानी से ऐसा होता था कि अगर आप नहा लोगे तो स्किन में ऐसे जैसी कीड़ियां लगती हो, ऐसा अनुभव होता था। तो फिर मैंने उनसे बात की, बिल्डिंग के मालिक से, तो उन्होंने ये प्रयोग किया और बहुत अच्छा रिजल्ट। सब बोतल रखते हैं ना, इतनी बड़ी, एक पेन के साइज जामुन की लकड़ी डाल दीजिए, 2 घंटे बाद वो पानी पी के देखिए, आपको पता लग जाएगा उसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो कृपा करके ये वाला तो प्रयोग कर ही लें। उस पानी से बना हुआ खाना आप बिना मसाले वगैरह के भी बनाओगे तो भी टेस्टी बनेगा। कई जगहों पे ज्यादा मसाले यूज नहीं किए जाते, फिर भी खाना बहुत टेस्टी बनता है। उसका रीजन यही होता है कि वहां के पानी में जो होता है, पानी का अपना एक स्वाद होता है, पानी अपना अहम भूमिका निभाती है। तो नहीं मिलेगी, पेड़ मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन आसपास होता है, वहां आप कॉल करें और जामुन की लकड़ी आपको मिल जाएगी। तो आरओ वाटर का प्रयोग छोड़ के अगर आप ये करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। और इसके बाद एक स्टेप और आगे आप जाना चाहते हैं तो देसी गाय के गोबर की छोटी सी टिकिया आप अपने पानी के बोतल में रख दीजिए। वो गलेगी नहीं, क्योंकि जो गोबर होता है वाटर प्रूफ होता है, वो गलेगा नहीं कभी भी पानी। उसका भी यूज किया हुआ पानी, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, हाइपर हो, एमआर चाइल्ड जैसे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट ये करके जाएगा। रीजन ये है कि वो पीएच बैलेंस को लेवल पे रखता है, एसिड को घटाता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, बहुत सारी चीजें वो ठीक करता है। और कभी भी आप ना 15 दिन 20 दिन बाद भी आप पानी रख के भूल जाइए, 20 दिन भी बाद भी अगर आप स्मेल करोगे तो आपको पानी से कभी स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगा। नहीं तो पानी से भी कुछ दिन बाद एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है। तो अगर ये कर सकते हैं तो लगभग ये कोई नहीं कर सकता, इसीलिए इस पे उतना जोर नहीं देते। बट जामुन की लकड़ी वाला तो सभी कर सकते हैं। बट एक एक पॉइंट ऐसा आएगा, जब कैंसर हो जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ गोबर का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसका मेन रीजन भी आपको मैं बताता हूँ। गोबर के बारे में किस लिए चर्चा कर रहा हूँ, A2 जो गाय होती है, A1 की बात कर रहा हूँ, A2 देसी गाय होती है, उसकी उसके गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा होती है। आप सबको पता होगा, आप गूगल पे सर्च करना, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 22% ही है। बहुत अच्छी जगह आप चले जाओगे तो शायद 23% आपको मिल जाए, नहीं तो कहीं नहीं है। बीमारी होने का, छोटे से छोटी बीमारी होने का कारण और बहुत बड़ी बीमारी का कारण भी ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत भी हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण आपका मन हमेशा प्रसन्न ही रहता है, खुश रहते हैं आप। तो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन की मात्रा वो सिर्फ और सिर्फ 22% है। और अभी तो हम जैसी जगहों पे रह रहे हैं, पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो वहां तो 22% भी मुमकिन नहीं है। तो गोबर में जो है
वो 28% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब हम छोटे थे तो ये प्रयोग किया करते थे। चूहे अगर मर जाता था चूहा तो उसको ले जाके हम सब गोबर के पास रखते थे। तो उसके बाद कुछ देर बाद जाके देखते थे तो हमें कभी भी चूहा वहां मिला नहीं। अब ये पक्का नहीं कह सकते कि चूहा वहां से ठीक होके चला गया, उसको कोई जानवर उठा ले गया, कौवा उठा ले गया, कोई ये नहीं है, बट ऐसा हम प्रयोग करते थे और काफी लोगों ने इसमें किया होगा। मैं आप सबको अपने गुरुकुल की वीडियो भेजा था। हमारे गुरुकुल में बहुत शरारती बच्चे हैं, मैंने उनको ये स्टेटमेंट दी थी चूहे वाली। अगले दिन तक उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया था। उन्होंने चूहा खोज खोज के जितने भी आसपास के घरों में चूहे थे उन्होंने खोजा, उसको मारा, मार के ले जाके गोबर के पास रखा। बाद में मुझे बुलाया, गुरुजी कोई जिंदा नहीं हुआ इसमें से। तो ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल तरह से खत्म हो गया है, जो मूर्छित हुआ हो उसके लिए ये बेनिफिट देता है। और कई आयुर्वेदिक बुकों में है, मैं उसका भी आपको लिखा हुआ भेजूंगा। जैसे बताया था कि सांप काटने के बाद अगर आदमी मर जाता है तो उसको गोबर में दफना देना चाहिए। देसी गाय का ही गोबर होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी जिंदा हो जाता है। जैसा आपकी आप सबको बताया था कि सांप काटने के बाद तुरंत कोई मरता नहीं है, तो वैसे ही है ये। 7 दिन तक उसके अंदर जान रहती है, तो ये गोबर उसको बचा लेता है। और मैं कहीं क्लास दे रहा था तो वहां बताया कि जी हमारे शहर में किसी पे अगर बिजली गिर जाती है, आसमानी बिजली, तो उसको भी गोबर में दफनाया जाता है ताकि वो जिंदा हो जाए। और लगभग ये रिजल्ट आता ही आता है। तो ऑक्सीजन के कारण। और आप सब एक गूगल सर्च करना, आप सब लिखिए भोपाल गैस कांड, ये आप सर्च करना, और एक कुशवाहा फैमिली भोपाल गैस कांड, ये करके आप सर्च करना तो आपको मिलेगा। जैसे गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 28% होती है, पर गोबर अगर सूख जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 36% हो जाती है। पर अगर गोबर को जला दिया जाए तो वो ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ती है, प्रोड्यूस करती है 48.6% वो ऑक्सीजन छोड़ती है। आप सोचिए, चमत्कार ही है, ये बढ़ता चला जाता है। और उसी राख को फिर से अगर जला दिया जाए तो 60% ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ती है। और ये मैंने क्यों आप सबको बताया था भोपाल गैस कांड के बारे में। भोपाल गैस कांड हुआ था भोपाल में, तो उसमें लगभग 25,000 लोग मरे थे। 5 लाख से ज्यादा लोग उसमें प्रभावित हुए थे। जो प्रभावित हुए थे आज भी उनके बच्चे सही तरीके से जन्म नहीं लेते, उस मतलब उनका जो वंश चल रहा है प्रॉपर सही नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली बची थी, वो यूपी के थे, कुशवाहा फैमिली थी। और वो करते क्या थे, जब उनसे पूछा गया कि भैया आप सब कैसे बचे, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। पर जब उनका रूटीन चेक किया गया, जो मैं आप सबको रूटीन बता रहा हूँ, तो उनके रूटीन में ये था कि वो एक गोबर का उपला जलाया करते थे अपने घर में। गोबर का उपला जलाने से होता क्या था, घर के अंदर इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा भर गई थी कि दूसरी गैस अंदर एंटर नहीं कर पाई और वो सब रात भर सुरक्षित पड़े रहे वहां। तो ये बेनिफिट है। और एक चीज और याद रखें, जब गोबर को जलाएं तो कभी भी खिड़की दरवाजे को बंद ना रखें, उसको चलता ही रखें। तो ये हम ज्योतिष शास्त्र में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है, खुला क्यों रखा जाता है। और अगर आप सबका कोई पेशेंट है तो उसको ये प्रयोग तो जरूर बताएं, उनको ये बताएं कि भैया आपने देसी गाय का गोबर जलाना ही जलाना है। ब्रेन वाले पेशेंट पे तो 100% रिजल्ट है। ये मैं लास्ट में एक स्टोरी डिस्कस करूंगा आप सबसे। ये जलाना है और उसके बाद जो उसकी राख बच जाए तो राख को रख लेना है। किस किस काम आएगी, बर्तन धोने के काम आ जाएगी, दंतमंजन के काम आ जाएगी। पानी में रात को 1 चम्मच डाल दें, 1-1.5 जग पानी में, अगले दिन तक वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी राख, ऊपर से आप पानी निकाल के पिलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। और पानी में ही एक चीज और आप सबको बताता हूँ, कफ रोगियों को सवेरे उठ के पानी नहीं पीना चाहिए। खांसी, दमा, अस्थमा, टीबी वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको सवेरे उठ के खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है। ये क्योंकि हम तो एक चीज फॉलो करके रखे हैं कि हमें मॉर्निंग उठ के पानी ही पीना होता है। ये मैंने नित्यानंद श्री जी एक डॉक्टर हैं बहुत अच्छे आयुर्वेद के, उनकी वीडियो में मैंने सुना था। और उस टाइम मुझे खुद खांसी की प्रॉब्लम थी और मैंने नोट किया डेली रूटीन जो होती है हमारी, मैं सवेरे उठ के पानी पीता हूँ, तो सभी पीते हैं।
उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अभी वास्तविक कारण जो है आरओ वाटर है, वो नहीं पीना है, उसको रोक दीजिए। मजबूरी है आप सबकी, बाहर जाते हैं, आपको बोतल लेना पड़ता है, बिस्लेरी वगैरह जो भी है, तो उसमें भी आप जामुन की लकड़ी का टुकड़ा रखें और वो प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैंने किसी को बताया था, तो उन्होंने चांदी की चैन बनवाई थी, क्या इतनी बड़ी डिब्बी टाइप, वो चांदी का उन्होंने बनवाया था और उन्होंने वो टुकड़ा उसमें डाल के रखा था और छेद छेद था उसमें। तो जहां भी जाते थे, जो भी पानी लेते थे, तो उसमें वो चीज डाल देते थे। होता क्या था, एक चांदी का गुण उसमें आ जाता था पानी में, दूसरा जामुन उसको फिल्टर करता ही करता था, और तीसरी वो हमेशा उनके पास रहने वाली, क्योंकि लोगों ने पैसे खर्चे हैं तो वो तो फेंकेंगे है नहीं, तो उसको अपने पास रखते थे। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो तांबा चांदी में ये आप ये करवा सकते हैं। कई लोग लोहे में भी करवा सकते हैं, अगर वो आपके पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। नहीं तो सिंपल आप लकड़ी डालें, ये चीज करें। नहीं तो बोतल में पड़ी है लकड़ी, आपका पर्सनल बोतल है, कई लोग मिल्टन लेके रखते हैं, मिल्टन की बोतल जो होती है उसमें दिखता ही नहीं बाहर, क्या आप डाल के रखो, हमेशा क्या लेना है ना। ये चीज आपने करना ही करना है। और फिर आ जाते हैं दूध के प्रोडक्ट के बारे में। दूध उतना ही नुकसानदायक है, आप समझिए यूरिया आप खा रहे हैं एक प्योर। क्योंकि जिस भी शहर में आप सब रह रहे हैं, लगभग गांव की बिल्कुल विलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बट शहरों में जितना भी दूध आ रहा है सब के सब एक तरीके का जहर है। कई डॉक्टर बताते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो ये बताते हैं दूध के बारे में, बट वो पूरी सच्चाई नहीं बताते। दूध वाकई में नुकसानदायक है, पर कौन सा दूध? वो दूध जो मार्केट से हम खरीद रहे हैं, पैकेट जो हम ले रहे हैं, जो डेयरियों से हम जाके ले रहे हैं, जो इंजेक्शन वाले दूध हैं, 2 रुपए 3 रुपए का एक इंजेक्शन आता है और आराम से 5-6 लीटर गाय या भैंस जो भी है वो दूध दे देती है। तो उससे क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जहर ही आ रहा है। रोगी खुश होके वो दूध दे नहीं रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कारण ये जो इंजेक्शन वाले दूध हैं वो है। आजकल तो एक कंपनी ने दूध बनाया है जो 90 दिन तक खराब ही नहीं होता, पैकेट रहता है, लोग दुकानों पे ज्यादातर वो लेके रखते हैं। घरों में भी लोग, जितने लोग अकेले रहते हैं, वो करते क्या है, एक डिब्बा पूरा उठा लाते हैं, 20-25 पैकेट होते हैं उसमें, डेली अपना यूज करते हैं, कौन डेली जाए। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे वो नुकसान पहुंचाता होगा हमारे शरीर को। और इसीलिए आपको कभी भी दूध का सेवन, जो मार्केट से आ रहा है दूध का सेवन, उसका नहीं करना चाहिए। अगर आपको दूध मिलता है तो आप बकरी का दूध पीजिए, आप गाय का दूध पी सकते हैं। और बकरी और गाय के दूध में मैं आपको फर्क बताता हूँ। जो सबसे अच्छा दूध के बारे में बताया गया है वो गाय का ही बताया गया है। पानी से भी ज्यादा शुद्ध अगर कोई चीज बताया गया है तो देसी गाय का दूध बताया गया है। मैं लगभग जब भी दूध दही घी के बारे में बात करूंगा तो देसी गाय की ही बात सुनना, बार बार अगर नहीं रिपीट कर पाया तो आपने समझना यही है कि देसी गाय के बारे में बात कर रहे हैं। बाई चांस अगर मैं किसी और पशु के बारे में बात करूंगा तो उसका जरूर बताऊंगा। जैसे अभी बता रहा हूँ, आईवीएफ वाले पेशेंट को गाय का दूध भी नहीं पचता। आईवीएफ वाले पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ बकरी का दूध ही दिया जा सकता है और वो ठीक हो। उसी तरीके से फीवर में कभी भी दूध नहीं देना चाहिए। अगर बुखार हुआ है और आप दूध देते हो तो वो आपके लिए जहर ही साबित होगा। तो उस पेशेंट को आप बकरी का दूध दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो गाय का दूध है अच्छा, बहुत अच्छा है, सभी गुणों से भरपूर है, पर आईवीएफ वाले पेशेंट को संग्रहणी जिसको कहा जाता है और ये फीवर, इन दो में आप सिर्फ और सिर्फ बकरी का दूध का ही इस्तेमाल करें। तो आप, और दूसरी बड़ा बेनिफिट है कि बकरी को इंजेक्शन लगा के दूध नहीं निकाला जाता। अभी तक तो नहीं निकाला जा रहा है, आगे होने लग जाए तो कोई पता नहीं है। तो आप इन चीजों का प्रयोग करें। बाहर का जो डेयरी प्रोडक्ट दूध के जो बन रहा है, जो पनीर आजकल बन रहा है, सब के सब नुकसानदायक है। पनीर के बारे में तो कहा जाता है कि पनीर अपने दुश्मनों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पनीर डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो उसके लिए, और कैंसर सेल्स के लिए पनीर तो मतलब आप समझ रहे हैं चिकन डिनर की बात है। अगर कैंसर है आपको और आप पनीर खा रहे हैं तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। पर आयुर्वेद में एक उपाय है जिसमें कैंसर खत्म किया जाता है, पनीर से ही किया जाता है। जब हम कैंसर ट्रीटमेंट पे आएंगे तो ये बताएंगे आप, ठीक है। तो दूध ये हो गया।
फ्रिज के बारे में, अब दूध हो गया, हमारे पास टाइम बहुत कम है तो फ्रिज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी जी। क्वेश्चन ये सर, ये साबुन का आपने बात बताया सर, क्या व्यसन ये हल्दी चंदन का पाउडर लगाकर नहाना चाहिए? जी जी। वो तो बॉडी के लिए आपने सर अच्छा बताया सर। फिर वही अगर हम लाइफ बॉय यूज करते हैं, वो पानी बहता है, इसमें पानी भी संबंधित है। इससे कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट से धोते हैं, पानी भी आसपास के गंदा होता है, जाकर फिर कुआं में जाता हुआ है, वो पानी पीते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जैसे कुएं में अगर जाता है वो पानी अगर हम पीते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा। रीजन आप सबको बताया था, क्योंकि कुएं में क्या पड़ा होता है? चावल। जी जी। तो वो अपने आप उसको फिल्टर करेगा, सब बैलेंस करेगा। पर ये नहीं कि आपने घोल घोल के साबुन उसमें डालने लग जाना है, ऐसा नहीं करना है। बट फिर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर इसके लिए कपड़े धोने के लिए कुछ ऐसा नुस्खा जो है, जो ऐसे आप बताया कि नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए पहले गेरुआ मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जो अभी तो नामुमकिन है। मतलब नामुमकिन भी नहीं कह सकते, बट वॉशिंग मशीन वगैरह में हम कैसे गेरुआ मिट्टी का प्रयोग करेंगे, इस पे रिसर्च चल रही है, और अगर होगा तो हम जरूर इस पे आपको बताएंगे। बट आप एक बार ट्राई करना, गेरुआ मिट्टी नहीं मिलती, कोई भी मिट्टी मिलती है, अगर कहीं कपड़े पे दाग लग गया हो ना, तो आप सिर्फ उतने हिस्से पे मिट्टी लगा के देखिए, और दूसरी जगह उसी दाग पे आप साबुन लगा के देखना, मिट्टी ज्यादा साफ करेगी अकॉर्डिंग टू साबुन के। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जैसे हम लोग अपना घड़ा में जामुन का कोई डाली को रखेंगे छोटा सा, तो कितना दिन तक वो डाली रखेंगे? सारी जिंदगी पड़ी रह सकती है। जैसे घर में यूज करेंगे है ना, तो उसको मान लिया 1 सप्ताह 10 दिन रखेंगे, उसको निकाल के दूसरा डाली लगाए, ऐसा नहीं चलेगा? कर सकते हैं, हफ्ता आप यूज कीजिए, उसको धूप में सुखा के फिर दोबारा भी डाल सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाली है तो आप दूसरी डाली भी डाल सकते हो। चलिए, धन्यवाद गुरु जी। घड़े के बारे में मैं आप सबको एक चीज बता देता हूँ। अगर पानी पीने के लिए आप सब घड़ा रखते हैं तो कृपया करके 2 घड़े रखिए, 1 ना रखिए। उसके पीछे बहुत बड़ा ये रीजन है कि घड़ा जो होता है, जब आप पानी डालते हैं उसमें, तो उसके मतलब लास्ट में पानी के छोटे छोटे कण, क्योंकि वो सोखता है ना एक तरीके से, कुछ तो पानी अब्जॉर्ब करके रखता ही है, तो वो पानी उसकी उसमें लास्ट में मतलब रह जाता, बच जाता है। फिर हमने पानी उसी में डाला, फिर पानी डाला 4-5 बार 10 बार, तो जो लास्ट वाला पानी है वो कहीं जाता नहीं है, तो इस करके स्मेल करने लग जाता है। आप सबने देखा होगा घड़े के पानी से थोड़ी सी बदबू आने लग जाती है कुछ दिन बाद। तो 2 घड़ा आपको हमेशा रखना चाहिए। एक घड़ा आपने आज भरा, तो जब ये खाली हो गया तो इस घड़े को उल्टा करके धूप में रख देना चाहिए, ताकि उसका जो पानी उसने अब्सॉर्ब किया है वो सूख जाए, पूरा उड़ जाए, है ना? तो आपने हमेशा 2 घड़े का प्रयोग करना है, एक में पानी डालना है, दूसरा सुखाना है, एक में डालना है, सुखाना है, ऐसे प्रयोग करना है। घड़े हमेशा पानी वाले 2 होने चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। पूछना था, वो क्या बोलते हैं कि पानी जो है आरओ वाटर का नहीं पीना है, ये सब ये जामुन की लकड़ी ऐसे तो ये हो जाएंगे, लेकिन ये नहाना धोना में हो गया, ब्रश करने में और भी, तो किस प्रकार का पानी यूज करें? किस प्रकार का पानी यूज करें? हाँ, पीने को छोड़ के। पहले आप अपना परिचय देंगे। घनश्याम प्रभु जी है प्रभु जी। 1008 जी, 1008 प्रभु जी। मैं इनके बारे में एक बार बता देना चाहता हूँ सबको, ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम उम्र के डॉक्टर हैं, और ये मतलब काफी प्रचलित हैं ये अपने लोगों के बीच में। इनकी लैंग्वेज जब आप सब सुनोगे तो बहुत मतलब खुशी होगी, और एक एक चीज को बहुत ज्यादा गहराई में घुस के देखना चाहते हैं। कई बार ये इतना गहराई में घुस जाते हैं कि ये परेशानी में पड़ जाते हैं। जैसे इन्होंने किसी से सुना था कि कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है तो आपको नशा करती है। उन्होंने सोचा कि एक बहुत अच्छी चीज है, क्या वो भी नशा कर सकती है? जैसे उन्होंने गौमूत्र, 1 गिलास गौमूत्र, हम 1 ढक्कन 2 ढक्कन नहीं पीवाते, ये 1 गिलास गौमूत्र पी लिए थे, और उसके बाद क्या हाल हुआ था इनका, इनको पता होगा।
तो घनश्याम प्रभु जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे दूसरी हो, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ प्रभु जी, आप फिर से बताइए आपका क्या क्वेश्चन था, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। जैसे कि ये पीने के लिए तो हम जामुन का लकड़ी या गोमय रात तो ये कर लेंगे, जैसे ब्रश व्रश करने के लिए, नहाने के लिए और भी ऐसे खाना पकाने के लिए या ये ऐसे ही, तो वो अगर वो पानी अवेलेबल नहीं होता है ऐसे जगह पे जैसे कि बोल रहे हैं कि, तो उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? हाँ मतलब जैसे आपका ये कहना है, मैं जो समझ पाया हूँ कि हम मानो एक बोतल में हम पानी पीने जितना तो रख सकते हैं, पर हाँ खाने के लिए अगर उपस्थित नहीं है, नहाने के लिए, देखो नहा रहे हो अगर आप जिस पानी से, तो वो ज्यादा आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कुछ हाँ। ऊपरी सतह तक ही नुकसान पहुंचाएगा, पर अंदर से कुछ आपको इफेक्ट नहीं करेगा। पर खाने के लिए आप अगर अच्छा खाना नहीं प्रयोग, पानी नहीं प्रयोग करते तो वह परेशानी तो देगा, पर फिर भी उसके बाद भी होगा क्या, अगर आपने थोड़ा बहुत नॉर्मल पानी से ही जो खाना वाना बनाया, उसके बाद अगर आप इस पानी को पीते हो, जामुन की लकड़ी वाले पानी को पीते हो, तो कुछ हद तक वो आपके जो इन्फेक्शन को है, जो मतलब जो नुकसान को है, उसको कम कर सकता है। पर जैसा मैंने बताया कि आप सब अगर अपने घर के जो टैंकी है, अगर उस टैंकी में ही जामुन डाल दो, जामुन की लकड़ी का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जामुन की लकड़ी में फल डालेंगे जी ठीक है प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं? ठीक है प्रभु जी, समझ गए जो है, ठीक बस है, इतना ही प्रश्न था। ठीक है। हम फ्रिज के बारे में बात करते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, इसको ले लेने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फ्रिज के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रिज, पहली बात तो फ्रिज खाना रखने के लिए तो नहीं बनाया गया था, क्योंकि देखिए फ्रिज कहाँ की खोज है, इंडिया वालों ने तो फ्रिज बनाया नहीं है, बाहर से बन के आया है। और बाहर तो ठंड इतनी होती है, वही टेम्परेचर, फ्रिज का टेम्परेचर उनके ऐसे ही बाहर होता है। फ्रिज उन्होंने बनाया था दवाइयों को रखने के लिए, ना कि खाने को रखने के लिए। हम इंडिया में अपना खाना रखते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, कोई भी फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, सब में से गैस निकलती है, और वो गैस उसको पकाने का भी काम करती है और उसको सड़ाने का भी काम करती है। आप गांव में जब जाओगे तो आम का जब सीजन होता है तो आम पे चूना लगा के उसको किसी चीज में, भूसा पराली जो भी होता है उसमें ढक के रख दिया जाता है, घास वगैरह में, ताकि वो जल्दी पक जाए। वो कुछ निश्चित समय होता है कि उसका गैस निकलता है और उसको पकाने का काम करता है। वैसे ही हर चीज का अपना अपना एक गैस होता है, और जब हमने कई सारी चीजें फ्रिज में डाल दी है तो वो गैस अपना छोड़ेगी और उसमें सबका गैस मिक्स होगा और वो फिर से एक दूसरे को हार्म पहुंचाएगी, जिसके कारण बहुत सारी बीमारी लगती है। और फ्रिज में 12 तरीके की गैस निकलती है, CFC1 से लेके CFC2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 12 तक गैस निकलती है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये एक तरीके की जहर होती है, और ये गैस फ्रिज हमारे घर में ही पड़ी है, और उसके कारण जो गैस निकलेगी वो हमारे को ही नुकसान पहुंचाएगी, बाहर वालों को तो नुकसान पहुंचाती नहीं। और दूसरा आप सबको बताया था कि फ्रिज घर में हुआ तो ठंडा पानी पियोगे, और अगर ठंडा पानी पियोगे तो वो क्या करेगी, बॉडी के ऑर्गन को जाके ठंडा करेगी। बॉडी के ऑर्गन ठंडे हो गए तो वो खत्म हो जाएंगे। मौत के बाद पूरी शरीर ठंडी पड़ जाती है, इसका मतलब सारे ऑर्गन ठंडे हो गए। इसीलिए फ्रिज का प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। दवाइयां रखने के लिए बनाया गया था, ना कि खाना रखने के लिए बनाया गया था। तो फ्रिज भी वास्तविक कारण है बीमार होने का। तो आप कृपया करके ये सारी चीजें परहेज कर सकते हैं तो कीजिए। हमारे घरों में जो मिट्टी के घर होते थे तो उसमें फ्रिज जितने चौड़े चौड़े अलमारी बनाई जाती थी, जिसमें खाना रखा जाता था और खराब नहीं होता था। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम करेंगे। उसके बाद मैं आप सबको एक स्टोरी, पेशेंट की वो बताऊंगा स्टोरी, और उनको क्या क्या दिया था वो भी आप सबको बताऊंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। जी क्वेश्चन था, ये जामुन का लकड़ी लेंगे तो कैसा लकड़ी लेंगे प्रभु जी? उसका सूखा हो, गीला हो, ताजा हो, जैसा भी हो सब चलेगा।
यहाँ तक जामुन के बीज भी चलेंगे। ठीक है गुरुजी। और किसी का कोई क्वेश्चन? है किसी का कोई क्वेश्चन कि आगे बढ़े? कम से कम ये तो बता दिया करो कि आगे बढ़ जाइए। जी सर। आगे आगे बढ़िए प्रभु जी। आगे बढ़िए प्रभु जी, आगे बढ़िए। हाँ, बढ़ता हूँ। हाँ, तो अब आप सबको स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक अच्छी है। एक माता जी मेरे पास आए थे, दिल्ली से हैं वो। तो वो बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके बेटे की और उनके बहू का आपस में बनता नहीं था और तलाक होने वाला था दोनों का। तो उनकी मतलब माता जी आके मुझे बताए उन्होंने कि ऐसा ऐसा है, हमारे मतलब बीच में, बच्चों के बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है और हम चाहते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि कमी किसमें है, मतलब बहू में कमी है या आपके बेटे में कमी है, क्या प्रॉब्लम आती है? तो वो भक्त फैमिली से थे, बहू भी भक्त थी, उनकी बेटा भी भक्त था, कोई नशा वगैरह नहीं करते थे, ऐसी कोई और भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि बेटा भी बहुत अच्छा है और बहू भी बहुत अच्छी है, पर उन दोनों की आपस में नहीं बनती। बहू के बारे में ज्यादातर सास जो होती है वो बहू के बारे में अच्छा नहीं बोलती, बट फिर भी उन्होंने बताया कि मेरी बहू मेरी बेटी से भी ज्यादा अच्छी है। वो रहती अलग है, पर और तलाक के बाद उसकी अगली शादी की भी तैयारी है, क्योंकि लाइफ व्यतीत तो करना है। तो वो बता रही थी कि मेरी बहू ये भी बोल रही है कि मैं अगर शादी करके किसी के साथ जाऊंगी भी तो उसको ये बताऊंगी कि मेरे 2 माता पिता हैं, एक जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, दूसरा आप सबको। तो आप सबको मैं कभी नहीं भूलूंगी, पर आपके बेटे से मेरी नहीं बनती तो उससे हम बात नहीं करेंगे। और बेटा भी बहुत अच्छा था, सवेरे उठ के खाना वगैरह माता जी वगैरह को बना के उसके बाद जॉब पे जाता था, फिर आता था। तो मतलब दोनों अच्छे थे, पर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। किस कारण था, ये क्या था, उसके पीछे किसी का रीजन नहीं पता। और अगर वो दोनों खुद मुझे बताए होते तो उसके पीछे हम पता लगा पाते, बट किसी तीसरे आदमी ने आके बताया, माता जी ने बताया कि दोनों की आपस में नहीं बन रही। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे, दवाइयों का कोई था नहीं। ये बताता हूँ एमआर साइड में, अभी आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये चीज ऐसे है। फिर मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही बताई थी। मैंने उनसे ये बोला था कि अगर आपकी बहू बात सुनती है तो उनको एक चीज बता दीजिए, अगर वो कर सकती हैं तो। तो उन्होंने बोला कि करेगी, और यहाँ अपने बेटे के लिए इन्होंने करना था। करना क्या था? खाना बनाते हुए 1 चम्मच त्रिफला डालना था उस खाने में, पहला उपाय ये। दूसरा उपाय ये था कि घर में डेली गोबर का धुआं करना था चारों तरफ। 2 उपाय। तीसरा ये बताया था कि गोबर का टुकड़ा तकिए में रखना था, जिस सोते हैं जिसमें छोटा सा टुकड़ा रखना। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत सिंपल है, कर लेंगे, और उन्होंने ये किया। फिर माता जी का कहना था कि 3 महीने बाद शायद किसी लड़ाई उड़ाई को लेके बहू और बेटे ने आपस में फोन पे बात की, और उसके बाद उसी फोन पे उनका समझौता हो गया और बेटी घर पे आई। और अभी उनके एक छोटा सा बच्चा है, अनुकांश नाम रखा हुआ है बेटे का उन्होंने। तो मतलब किसी की फैमिली भी बच जाती है सिर्फ और सिर्फ गोबर के प्रयोग से। बहुत हाई लेवल का रिजल्ट है इसका। किसी को आजमा के देखना ना, किसी को नींद की समस्या है, किसी बड़ा छोटा देसी गाय के गोबर का टुकड़ा अपने तकिए में फिक्स कर लें। अगर कोई गार्जियन है घर का लाइन पे तो वो, या कोई डॉक्टर, जितने भी सभी डॉक्टर ही हैं, तो उन सब ने बताना है अपने हर पेशेंट को कि आप गोबर का टुकड़ा, देसी गाय के गोबर का टुकड़ा अपने तकिए में रखना ही रखना है सोते हुए, क्योंकि रात अगर अच्छी होगी तो दिन अपने आप अच्छा होगा। किसी भी तरीके की टेंशन को खत्म करता है, बुरे सपने नहीं आते, नींद पूरी होती है, ऑक्सीजन धीरे धीरे प्रोड्यूस होती है। हाँ, उसको पॉलिथीन में डाल के नहीं रखना है, और टूटेगा है नहीं, खराब होगा नहीं, आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। तो ये करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और त्रिफला जो है वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। सब्जी में डलता है, दाल में डलता है, तो वो डेली डेली अलग अलग लेवल के साथ, क्योंकि सब्जी में तेल भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, तो अपना तरल होके वर्क करता है। तो ऐसा ना सोचें कि ये नुकसान तो नहीं करेगा ज्यादा लंबा होने के कारण। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, करके देखिए। और राजू दीक्षित ने एक लेक्चर में बताया था कि जिनको ये डर हो कि उनकी बेटी या बेटा उनके कहने में नहीं है, तो अपने बच्चे को त्रिफला देना स्टार्ट कर दें, कैसे भी बच्चा उनके बस में आ जाएगा। क्योंकि क्राइम के जितने भी केस हैं
गुस्सा बहुत ज्यादा आना, घर से भाग जाना, माता पिता की बात ना सुनना, सब के सब कफ प्रगति में होता है, कफ जब बढ़ा होता है तो। और ये तीन के तीनों चीजों को बैलेंस करेगा और सब कुछ सेट होगा। ठीक है, तो अगर आप सबको ये करना है तो आजमा के देखिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को रूटीन प्रैक्टिस में रखिए। गोबर का टुकड़ा रखना ही रखना है, आप सबने अपने पास रखिए। कोई भी पेशेंट आए, भैया इसको पहले तकिए में डालो, इसका धुआं करो। ठीक है, ये चीजें करनी ही करनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी 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 प्रभु जी, इसको तकिए में रखेंगे कैसे? एक मिनट बता देता हूँ। तो लोग बात देते, 2 जन रखे। ये छोटा सा तकिया है, माफी चाहता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ये तकिया है, ये टुकड़ा है, और इसको आपने बस अंदर डाल देना है, जहां मर्जी पड़ा रहे। ठीक है, आपका सर तो रखेगा ही। हाँ, बिल्कुल सिंपल है, इसमें करना क्या है। ठीक है मन जी। प्रभु जी इसमें अगर एक कपड़ा में लपेट के रखें तो कैसा रहेगा? जी, कपड़े में बांध के आप डाल सकते हैं। हाँ, क्या कि उसमें टुकड़ा नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। कपड़े में बांध के डाल सकते हैं। ठीक है, अश्वनी जी का क्वेश्चन था। प्रभु जी, त्रिफला का चूर्ण, त्रिफला जो है वो ज्यादा बोलने के लिए भी यूज किया जा सकता है क्या? किसके लिए? ज्यादा बोल देता है कोई, उसके लिए? हाँ हाँ, मतलब गुस्से में ज्यादा बोलता है कि बस ज्यादा बोलता ही नहीं, है? ऐसे ज्यादा बोलता ही है। देखिए, ज्यादा बोलता है तो बात की प्रगति बॉडी में बढ़ी है, कुछ हद तक तो नॉर्मल होगा, आप दे सकते हैं। नहीं, बच्चा नहीं है वो, सीनियर है। हाँ, बड़ा ही होगा। बड़ा है, 25 प्लस है। हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। ये पूरा नाम मुझे शो नहीं हो रहा है, SABI लिख के है। माता जी, हरे कृष्णा, आप बोल सकते हैं। शवि नाम है। बोला जी प्रभु जी, ठीक है, बोला है सर। सवित्री माता जी का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछिए। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, ये त्रिफला चूर्ण जो बोले वो घर में बनाना पड़ेगा या फिर मार्केट वाला चलेगा? घर में बना ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मार्केट में तो मिलता ही है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है। एक क्वेश्चन किसी का आया था, वो था क्वेश्चन, हाँ, MR चाइल्ड को, मंदबुद्धि बच्चों को गोबर की राख कैसे देनी है ना। उसके लिए पहले तो यही है कि धुआं करना ही करना है। मेरे जितने भी मेंटल रिटार्ड पेशेंट हैं, MR चाइल्ड है, CP चाइल्ड है, उनके लिए हम धुआं करवाते हैं। ये पूरा जब यज्ञ चिकित्सा के ऊपर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, होमा थेरेपी जिसको कहा जाता है। तो एक तो जलाना है, उससे क्या होगा, MR चाइल्ड होने का रीजन ही यही है कि दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम रोता नहीं है, और जन्म लेने के बाद तुरंत 2 मिनट तक अगर नहीं रोता तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसके कारण सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊं। ये जब बच्चा, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जब बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म के बाद तुरंत उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चा नहीं रोता तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती बच्चे को, जिसके कारण ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सेल डैमेज होने लग जाते हैं। 2 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्रेन सेल डैमेज होते हैं, और वो फिर सारी जिंदगी उसको ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये सोचिए, अगर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण दिक्कत आई है तो उसको ऑक्सीजन ही दिया जाए, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से मिलेगी अगर आप गोबर का धुआं करते हैं। एक, उसके बाद जो उसकी राख बचती है तो रात को हम उसको पानी में डाल दें, अगले दिन राख नीचे बैठ जाएगी, पानी उसका हम ऊपर से बच्चे को पिला सकते हैं। दोपहर में पानी दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। 2 तरीके से आप गोबर की राख का प्रयोग कर सकते हैं MR चाइल्ड में। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी प्रभु, एक क्वेश्चन और है नवीन प्रभु जी का। जी, पूरा साबुन क्षारीय होता है तो pH वैल्यू बढ़ेगा ना, घटेगा कैसे? घटेगा घटेगा।
वो बताएंगे आपको कैसे घटेगा पूरा। उसके पीछे जब एक एक चीज पर टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो बताऊंगा आपको कैसे घटेगा। मैंने देख लिया था इनका क्वेश्चन, बता देता हूँ। ये किसी का क्वेश्चन है, नाम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दंडवत। प्रभु जी। अगर कोई बच्चा अटक अटक के बोलता है तो उसके लिए? कोई बच्चा अगर अटक के बोलता है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है। उसके लिए आप ये प्रयोग करवा सकते हैं जो अभी बताया हूँ, मतलब जो ये गोबर वाला प्रयोग। एक तो ये करवा सकते हैं, दूसरा एक आसन होता है शंख आसन। ये देखिए, हाथ ऐसे बिल्कुल दोनों हाथ ये होता है, अंगूठा यहाँ बीच में रखना है और ये बंद कर लेना है। ये बिल्कुल देखिए शंख की तरह बिल्कुल बन जाता है चारों तरफ। मैं इसकी वीडियो बना के दे दूंगा। ये अगर बच्चा करता है तो यहाँ बेनिफिट होता है। दूसरा शंख, कल हम टॉपिक पे जाएंगे और ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो सब कवर होगा। पर तब तक आप ये वाला प्रयोग करें गोबर के कुएं। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। किसी और का कोई क्वेश्चन है प्रभु जी? जी? मेरे पिताजी एक प्रश्न कर रहे हैं, साथ में पिताजी मेरे साथ सुन रहे हैं, करना चाह रहे हैं। बोलिए। जी जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं? हाँ अच्छे तो। जी बताएं। एक प्रश्न है। हाँ एक प्रश्न ये है ना कि एक महिला के मलद्वार में लगभग 1 साल से उसका हो गया कैंसर टाइप का, मतलब जख्म हो गया, कैंसर हो ही गया है। ठीक ठीक। स्थिति है कि अब वो बचे न बचे, ऐसी स्थिति में क्या सब करे वो ठीक हो सकती है? ऐसी स्थिति में आपके पास जागेश्वर जी हैं, उन पे हमला बोलिए आप, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, सभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं सभी को बता देता हूँ। देखो पाइल्स लेके ये प्रॉब्लम बनती है, बाबा सिर भगंदर जी। हाँ वही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। हाँ वहीं से। उदय जी आप अपना माइक बंद कीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं बताता हूँ सबको फिर। पाइल्स को लेके ये प्रॉब्लम आती है। और इसमें होता क्या है, हम अगर पाइल्स का ट्रीटमेंट चलाते हैं ना, कोई भी डॉक्टर चलाता है, तो वो कहते हैं जी 3 महीने का कोर्स है, ये 1 महीने का कोर्स है या 10 दिन का, जैसा भी जिसका अपना हिसाब होता है। और वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है, उस दवा में ठीक हो जाता है। बट दोबारा फिर से वो प्रॉब्लम। नवीन जी आपका ये वीडियो चल रहा है, वीडियो को बंद कर दें आप अपना, तो ये प्रॉब्लम फिर से दोबारा हो जाता है। और इसका मेन कारण ये है, आप देखेंगे आप अपने रूम में बैठे हैं, जब तक लाइट है, पंखा चल रहा है, तब तक मच्छर नहीं है। जैसे ही लाइट चली गई मच्छर आ जाएंगे। मतलब क्या है, जब तक लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तब तक वो किसी ना किसी कोने में छुपे हैं। वैसे ही जब आप किसी पार्क वगैरह में बैठेंगे, जैसे ही मौसम गर्म होता है तो वहां से कुछ ना कुछ चीजें उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और मौसम ठंडा होते ही वो कहाँ भाग जाते हैं कोई पता नहीं। सेम वही चीज हमारी आंतों का है। जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जो चीज है बॉडी में जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, वो बहुत समझदार है। उनका काम ही यही है कि हमको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना। जैसे ही हम किसी चीज का ट्रीटमेंट चलाते हैं, वो वहां से गायब हो जाते हैं। कहां कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं। और जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होता है, वो फिर से दोबारा रिपीट वहां पे आके अटैक करते हैं। पाइल्स के ट्रीटमेंट में मैंने ये देखा है, हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट चलाया, पेशेंट ठीक, उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद फिर से उसको समस्या आ जाती है। तो हाँ, इसमें करना क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक करना होता है। सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप 7 दिन का अगर आपका डोज है, तो आप उनको बोलिए भैया 5 दिन का डोज है, बट इसको समझाइए कि लेना कैसे कैसे है। 5 दिन आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लगभग कोई भी पेशेंट अगर आपको ऐसा मिलता है, वो बोलता है कि मुझे ये बीमारी हुई है और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मतलब जब तक दवा खाता हूँ तब तक ठीक हो जाता हूँ, दवा छोड़ने के बाद 1 महीना बाद 2 महीना बाद समस्या आ जाती है, तो उसको ऐसे ही ट्रीटमेंट करना है। 10 दिन आपने इलाज किया, 10 दिन में जैसे ही वो ठीक हुआ, 3 दिन के लिए वो दवाइयां बंद कर दो, 5 दिन के लिए दवाइयां बंद कर दो। जैसे ही उसको समस्या आने लग जाए, फिर से स्टार्ट कर दो ट्रीटमेंट। तो होता क्या है कि वो जो सेल्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, हानिकारक जो टिश्यू है जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जैसे ही गायब हो जाते हैं दवा ना मिलने के कारण। और जब वो दवा नहीं मिलता तो वो फिर से आ जाते हैं वहां।
कि अब तो खत्म हो गया दवाई का डोज, अब हम चलते हैं अटैक करते हैं। जैसे ही वो इकट्ठे होंगे तैसे आप फिर से दवा दे दीजिए। और नेक्स्ट टाइम करना क्या होता है, दवा का डोज बढ़ा के देना होता है। आप 10 ml दे रहे हो तो 15 ml दे दीजिए, 20 ml दे दीजिए। जैसे ही डोज बढ़ेगा और तुरंत के तुरंत उस पर अटैक होगा और वो खत्म होंगे। फिर ये आपने 7 दिन 8 दिन करना है, उसके बाद वो फिर भाग जाएंगे। और इस बार 4 दिन देखना है ना, 4 दिन, पिछली बार 4 दिन बाद हमने दवाई दी थी, इस बार 6वें दिन देनी है, क्योंकि उनके दिमाग में रहेगा 4 दिन बाद अटैक होता है, तो 2 दिन वो रेस्ट करेंगे, 6वें दिन या 7वें दिन आएंगे, 7वें दिन फिर से दवा दीजिए, खत्म होंगे। तो ये तो तरीका है पाइल्स के लिए, मैं बता रहा था। ऐसे ही ट्रीटमेंट कीजिए, 3-4 डोज में आप वर्क कीजिए, पाइल्स खत्म हो जाएगी जड़ से। और प्रभु जी का जैसे क्वेश्चन था, तो उसके लिए मैं आपको, उदय जी, मैं पर्सनली आपको फोन करके पूरा उनकी डिटेल लेके ना, क्योंकि कैंसर का केस है, तो एक बार डिटेल लेके आपको मैं ये बताऊंगा सारी की सारी, उसमें दवा क्या चलानी है। तब तक करना क्या है, सिर्फ गौमूत्र को गर्म करके रख लें, हल्दी थोड़ा अगर उसमें डाल सकते हैं, और गेंदे का फूल, हल्दी, गेंदे का फूल और ये गौमूत्र, इन तीनों को पका लीजिए। इसका अर्क निकाल लो या काढ़ा ही रहे, छान के रख लीजिए। उससे उस जगह की धुलाई स्टार्ट करवाइए, फिर तब तक हम दवा स्टार्ट करेंगे। पहले ये काम स्टार्ट कर दें। इससे जी सर। उन्होंने किसी पेशेंट का इलाज किया, वो अमेरिका तक इलाज हो चुका था, जन्म के साथ ही वो जला हुआ पैदा हुआ था बच्चा, उसका भी रिपोर्ट डालूंगा मैं आपसे। और यही हमने नारियल के तेल में दिया था उसको लगाने के लिए, काफी फर्क पड़ गया था उस बच्चे को। तो उदय जी, मैं आपको ये बताता हूँ, बाकी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी उदय जी, ठीक है सर, ठीक है। मैं कॉल कटने के बाद, तो मतलब ये होने के बाद मैं आपको ये सारा समझाता हूँ ना। ओके सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ओवर किया जाए क्लास। जी सर। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है? जी जी बताएं। ओवर बताएं जी। भी खत्म कीजिए। मिलन जी का कोई आया था? ये खत्म करने के लिए इशारा कर दिए थे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, जल्दी जल्दी।